हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मेरी तरफ से हैप्पी दीपावली। और आज इस दीपावली की शुभ अवसर पे एक नए टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे और वो काफ़ी अच्छा है टॉपिक, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, ये कृषि का वाणिज्यकरण। ये टॉपिक एक ऐसा है, आपको ये ऐसा रहेगा कि हम तो पढ़ रहे हैं हिस्ट्री में, लेकिन आपको लग रहा है कि ज्योग्राफी पढ़ रहे होंगे, एग्रीकल्चर साइंस पढ़ रहे होंगे। लेकिन ये टॉपिक को मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि अंग्रेजों ने किस तरह हमारे कृषि, जो हमारा एग्रीकल्चर को, उसको कैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन किया। तो अब हम इसको डिटेल से पढ़ते हैं। काफी अच्छा टॉपिक है, काफी मजा आएगा इसमें। ये कॉमर्शलाइजेशन का अर्थ समझते हैं, क्या होता है कृषि का वाणिज्यकरण। कृषि का वाणिज्यकरण क्या होता है, देखिए, अगर कोई भी फसल, नकदी फसल उगाते होंगे एक समय में, नकदी फसल जैसे खाद्यान्न फसल उगाते होंगे एक समय में, जैसे चावल हो गया, गेहूं हो गया, जो भी खाने के उपयोगी जो वस्तु होगी, जो जैसे हम उपयोग करते हैं अपने जीवन निर्वाह के लिए, उन वस्तुओं के, उन फसलों के अलावा करंट मूल्य पे आधारित, जो करंट वैल्यू पे जो आधारित फसलें होती, जैसे कपास, कपास हो गया, गन्ने हो गए, अफीम हो गया, जूट हो गया, ये सारे जो आपको जो मिलेंगे, ये करंट मूल्य मतलब नकदी फसलें होंगे। तो आज हम इसको काफी डिटेल से पढ़ेंगे। क्या पहले इसको अर्थ जानते हैं। एक ऐसा चीज कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर में आप जानोगे, इसमें हम पढ़ेंगे नकदी फसल। ये जो होता है नकदी फसलों को बढ़ावा देना, को उगाना और उसको बढ़ावा देना वो कमर्शलाइजेशन, ये कृषि का वाणिज्यकरण कहलाता है। जैसे आप नकदी फसल में आप क्या देखोगे, नकदी फसलें के अंदर आपको देखेंगे आप कपास देख सकते हो, कपास, ठीक है, कपास, जूट, अफीम, अब देख सकते हो गन्ना देख सकते हो, ठीक है। जो करंट चाय, कॉफी, रबड़, ये सारे जो आप फसलें देख रहे हो, ये करंट मूल्य पे आधारित फसलें। ये जो है करंट मूल्य पे आधारित मतलब नकदी फसलें से एक किसानों को डायरेक्ट वैल्यू आती, इनकम प्राप्त होती थी, इसे बोलते हैं नकदी फसल। अब हम इसको पढ़ेंगे, जैसे आखिर ऐसा क्या जरूरत पड़ गया, ऐसा इनको जो एग्रीकल्चर का कमर्शलाइजेशन करने के लिए। तो जो कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हुआ, हम इनको पढ़ेंगे। इनको होने का जो कारण समझेंगे, ये क्यों आखिर ऐसा, क्या ऐसी नीति रही अंग्रेजों की जो कृषि का वाणिज्यकरण हो गया। जैसे देखो, कृषि का वाणिज्यकरण सिर्फ अंग्रेज चाहते थे, लेकिन बाद में इंडियन किसान, इंडियन फार्मर भी धीरे धीरे और कृषि का मतलब वो फार्मिंग करने लगे नकदी फसलें का। क्यों, वो आखिर क्या रीजन थे, क्या ऐसी पॉलिसीज लाई गई जो इनको अग्रसर किया गया, उसके उधर मजबूर किया गया नकदी फसल ही आपको उगाना है। देखो, पहला दो रीजन पड़ेंगे। अगर हम पहला रीजन जाने तो सबसे पहला रीजन तो आपको पता है, ब्रिटिश बुराज की प्रणाली, ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली। और दूसरा आप करेंगे ब्रिटेन के उद्योगों में कच्चे माल की आवश्यकता। देखो बेटे, ये पहला हम पढ़ेंगे कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर में, यह कृषि का वाणिज्यकरण में पहला ब्रिटिश
जो भू राजस्व प्रणाली क्या थी, ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली। देखो आप अगर लगातार मेरे साथ देखते चलेंगे, आई होप मैं विश्वास के साथ बता रहा हूं ये चैप्टर आपके दिमाग में छप जाएगा, क्योंकि ज्यादा टफ चैप्टर नहीं है, बहुत आसान है। अगर इनको जैसे मैं फ्लो डायग्राम बना रहा हूं, जो जिस हिसाब से बना जैसे मैंने पढ़ा है इसी तरह मैं बता रहा हूं। अगर कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर आता है, इनके ऊपर बताना क्या रीजन थे, तो हमको दो रीजन बताना भाई, ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली और ब्रिटेन के उद्योग के में जो वहां की इंडस्ट्री, क्यों ब्रिटेन इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका है, तो वहां पे इंडस्ट्री बहुत बड़ी मात्रा में लग चुकी है, इंडस्ट्री लग गई है भाई, वहां पे तो रॉ मटेरियल नहीं है, तो रॉ मटेरियल वो अपने कॉलोनाइजेशन जो देश है, कॉलोनीज है, उनसे लेंगे। तो भारत जैसे कॉलोनीज है, भारत जैसे उपनिवेश उन सब से लेंगे, तो भारत से लिया गया। दूसरा, ब्रिटेन ने ऐसी एक विकसित की भू राजस्व प्रणाली, जैसे मैंने बताऊंगा परमानेंट सेटलमेंट। पहले अगर मैं बात करूं परमानेंट सेटलमेंट, परमानेंट सेटलमेंट, अगर मैं इनको बताऊं अस्थाई बंदोबस्त, अस्थाई बंदोबस्त निकाला गया। क्या था अस्थाई, इसको सूर्यास्त विधि भी बोल देते हैं, कि भाई एक निश्चित समय पर एक जो जमींदार होते थे, जमींदार को किसानों से टैक्स लेकर अंग्रेजों के पास जमा करना होता था। इसमें जमीन का मालिक किसान नहीं बल्कि जमींदार हुआ करते थे, इसमें जमीन का मालिक किसान नहीं बल्कि जमींदार हुआ करते थे। दूसरा अगर बात करें, दूसरा भाई रैयतवाड़ी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त। तीसरा अगर बात करें रैयतवाड़ी बंदोबस्त, अगर तीसरा बात करें महालवाड़ी बंदोबस्त, देखो मैंने आपको परमानेंट सेटलमेंट बता रहा है, ये तुम्हारी बंधु महालवाड़ी, ये थी ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली, ये ब्रिटेन ने जो लगाई थी भू राजस्व प्रणाली, ये इन्होंने लगाया था। अब देखो क्या आखिर इन्होंने परमानेंट सेटलमेंट, ये मैंने बता दिया कहाँ कहाँ लगाया गया था, मैं तब भी बताता हूँ। ये लगाया गया था बिहार, बंगाल और उड़ीसा के क्षेत्रों पे। ये अगर बात करें तो दक्कन प्लेट, जो दक्कन प्लेटू वगैरह थे, मद्रास प्रांत, बंबई प्रांत, और ये लगाया गया था पश्चिमोत्तर प्रांत। खासकर पंजाब वाले इलाके में लगाया गया था। आपको पता चले, मैंने अगर लगातार पिछली वीडियो देख रहे हैं तो आपको पूरा समझ में आया होगा। मैंने क्लियर बता दिया, आप नहीं तो प्लेलिस्ट देखिए, हिस्ट्री में जाइए, प्लेलिस्ट में बताए एक एक करके मैं रैयतवाड़ी बंदोबस्त पे, महालवाड़ी बंदोबस्त पे मैंने बताया कि कब आया था, किसके पीरियड में बता रहा हूं, डिटेल्स आप पढ़ लीजिएगा। तो मैं अगर ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली की बात करें, तीन इन्होंने एग्रीकल्चर को रिलेटिव एक फॉर्म, भले उस समय उन्होंने एग्रीकल्चर को अच्छा बनाने के लिए क्या हो, अगर ये अच्छी प्रणाली थी उनको सुधारने का था, लेकिन इसके नेगेटिव इंपैक्ट पड़ते हर चीज में। इसमें जमींदारी प्रथा निकल जाती है नेगेटिव, और इसमें रैयत बारे में देखोगे जो मुंशी होते हैं, जैसे जो मुंशी वगैरह जो, तो मुंशी महालवाड़ी में हम देखोगे मुखिया प्रथा, तो इन सब में कुछ ना कुछ कमी निकल जाती है। मैं डिटेल बता दूं क्या था इनकी, क्या ऐसी नीतियां थी जो इनको मतलब ये नुकसान पहुंचा, ये सब जो मैंने बताया क्यों आखिरकार इसको मतलब नुकसान पहुंचे। पहली बात तो इनकी जो करें थी, कर की दरें ऊंची, कर की दरें जो थी ना बहुत ऊंची हुआ करती थी, ठीक है ना। जब कर की दरें ऊंची होंगी तो भाई आसानी से चुका नहीं पाएंगे, जब आसानी से, और देखो दूसरा क्या था, कर की दर ऊंची होने के साथ साथ इनका दूसरा पॉइंट लिख लीजिए, क्या था, इनको सख्ती से उसे मतलब कर की वसूली में मतलब सख्ती थी, कर सख्ती से वसूली। देखो ये सारी व्यवस्था इन्होंने बनाई, और बनाने के बाद क्या सबका ना कर, इसमें भाई जमींदार
आ गए, जमींदार पे बिटनी व्यवस्था आ गए। रैयतवाड़ी में देखोगे बहुत सारे जो अक्सर ऋण देते हैं, अलग अलग कमी आई इनमें। महलवाड़ी में इनका क्या था, कर की दरें बहुत ऊंची हुआ करती थी, और कर की दर ऊंची होने के कारण ये कर को भी, टैक्स को बहुत ही ज्यादा सख्ती के साथ वसूला करते थे। और इस सख्ती के डर से क्या हुआ, इन्होंने अपने मतलब कर्जदार, मतलब क्या, कर की दर ऊंची होंगे तो कर्जदार हो जाएंगे, और कर्जदार जब हो जाएंगे तो क्या करेंगे, अपनी कर्जदार, अगर ये किसान कर्जदार हुए, जब ये किसान कर्जदार होंगे तो अपनी कर्ज को चुकाने के लिए क्या करेंगे भाई, कोई ऐसा टेक्निक ढूंढेंगे जो जल्दी से जल्दी अपना कर्ज को चुका सके। तो इन्होंने नकदी फसल को बढ़ावा देना, इन्होंने क्या किया, इन्होंने इसी व्यवस्था में जब कर की दरें ऊंची थी तो इन्होंने बोला कि भाई अब कोई चारा तो है ही नहीं। इन्होंने जो विकसित जो किया, तो क्या किया इन्होंने, बोला कि भाई आप क्या करेंगे, तो अब इन्होंने सिंपल से बात बताया कि भाई नकदी जो फसलें, नकदी फसलें जो नकदी फसलें हुआ करती थी, फसलें उगाने लगे। क्यों उगाने लगे मैंने बता दिया, क्योंकि ये क्या कर रहे थे, ये कर की दर वसूल मतलब सख्ती से वसूल रहे थे, और कर की दर ऊंची थी और ऋण ग्रस्त हो गए थे, और ऋण को चुकाने के लिए ये क्या है, नकदी फसल को उगाने लगे। नकदी फसल में आपको पता है कपास उपास वगैरह, चाय, और जब कपास नकदी फसल को उगाने लगे तो क्या हुआ, ये ऋण ग्रस्त मतलब ऋण लेने लगे। क्या हुआ, ऋण या उधार लेने लगे, ठीक है ना। जब ये लेने लगे तो इनका परिणाम क्या हुआ, ऋणग्रस्त हो गए, फिर से और ज्यादा ऋणग्रस्त हो गए। ऋण मैं तो कैसे लिंक कर रहा हूं आपको, हो गए, ठीक है ना, ऋणग्रस्त हुए। जब ये ऋणग्रस्त हुए तो देखो क्या होता है, तो ऋणग्रस्त हुए तो क्या हुआ, अपनी कृषक से गैर कृषक हो गए, कृषक से गैर कृषक हो गए। ये मैं आपको बता रहा हूं, ये आपकी, देखो आप इसको याद नहीं कर सकते आप जब तक आप सोच नहीं विकसित करोगे। ये आपका सोच विकसित हो रहा है, देखो आप कैसे में लिंक करो भाई, अगर कर की दर ऊंची है तो ये कर की दर ऊंची होने के बाद क्या करे कि वही कर्जदार हो गया, इस कर्ज को चुकाने के लिए इन्होंने नकदी फसलें उगाने स्टार्ट कर दिया। नकदी फसलें में क्या कर, करंट मूल्य पर आए थे, अब ये फसलें तो भाई हुई नहीं, तो क्या हुआ, उसको और उपजाऊ करने के लिए वहां भी उधार लेने लगे, ऋण लेने लगे। इनका क्या हुआ परिणाम, ऋणग्रस्त हो गया, कृषि से गैर कृषक हो गए। जब गैर कृषक मतलब वही बटाईदार किसान समझ सकते हो, और इसी गैर कृषक की वजह से आपको पता है कि ये गैर कृषक होगी, ये इनका यहां तक मैंने आपको बता दिया। तो इनका परिणाम क्या हुआ, तीन कठिया व्यवस्था, कौन सा व्यवस्था, तीन कठिया व्यवस्था, तीन कठिया व्यवस्था। अगर और बोलोगे तो क्या हो गया, तीन कठिया व्यवस्था हो गया, ददनी प्रथा विकसित हो गई, ठीक है, ददनी प्रथा विकसित होगी, तीन कठिया व्यवस्था, ददनी प्रथा, ये सब आपको मैं बता रहा हूं इसलिए क्योंकि ये आपको समझना जरूरी है, ठीक है। तो ठीक है, ये है आपका ये यहाँ पे। अब दूसरा ये समझते हैं कि ब्रिटेन के उद्योगों में कच्चे माल की आवश्यकता क्या हुआ। इस समय मैं आपको बता रहा हूं कि 1813 का एक चार्टेड एक्ट आता है। मैं एक हिसाब बता दो, इस समय क्या हुआ, देखो 1813 का चार्टेड एक्ट आता, ठीक है ना। इस चार्टेड एक्ट में लिखा हुआ था भाई, इस चार्टेड में कि भाई कि जो ब्रिटेन है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी का चीन और चाय को छोड़कर एकाधिकार बंद, या उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। भाई चीन के साथ आपका रहेगा चाय, और ये चाय देते थे और वहां से अफीम लेते थे।
तो ये कम्बिनेशन था और उसको छोड़कर बाकी सब आपका बंद। और इसकी वजह से ब्रिटेन से नई नई कंपनियां आने लगी, नई नई क्या आने लगे। और ब्रिटिश इसकी वजह से क्या हुआ, ब्रिटेन से, इसकी वजह से क्या हुआ, ब्रिटेन से नई कंपनियां आने लगी। और क्यों आए थे, क्योंकि अपनी कंपनी का प्रचार करने के, भाई आप मेरे लिए वस्तु कच्चे माल बनाओ, मैं आपको लोन दिलवाऊंगा, किस तरह मैं आपको अधिक से अधिक मूल्य दूंगा, ठीक है, अधिक से अधिक क्या दूंगा, मूल्य दूंगा। भाई ये सब क्या करने लगे, इंडियन फार्मर, इनको मतलब ब्रिटेन से इनके कई बातों को मानने लगे और इनकी बात अच्छी लगी और बोले कि हाँ भाई आपका बनाएंगे। तो क्या करें, तो ब्रिटेन से नई नई तक जो कंपनी आने लगी और इन्होंने किसानों को प्रोत्साहित किया, किसानों को नकदी फसलें उत्पादन के लिए प्रोत्साहित किया। या मैं आपको बता रहा हूं, ये इसलिए बड़े इंपॉर्टेंट सब है क्योंकि देखो ईस्ट 1813 का एक चार्टर्ड एक्ट क्या होता है, इस समय क्या होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकार समाप्त हो गया चीन और चाय को छोड़कर, और इससे नई नई कंपनी आई, उन्होंने प्रोत्साहन किया कि भाई आप नई मेरी कंपनी के साथ जुड़िए और कच्चे माल का उत्पादन करिए, जैसे नकदी फसलें जो होते हैं, कपास हो गए, चाय, कॉफी, रबड़ वगैरह, इनका उत्पादन करिए और मैं आपको एक उचित मूल्य दूंगा। और इसी की वजह से किसान लोग क्या करने लगे, कृषि नकदी फसलें का उत्पादन करने लगे। जब इन्होंने नकदी फसलें का उत्पादन किया तो भाई साहब ऑटोमेटिक, भाई नकदी फसल में नगद मूल्य चाहिए, तो उन्होंने ऋण लिया और ऋण चुका नहीं पाए, उनमें भी ऋणग्रस्त। तो इनमें भी क्या हुआ, इनका भी अंत में जो परिणाम निकला, क्या हुआ परिणाम, इनसे भी परिणाम क्या निकलता है, परिणाम ये हुआ किसान ऋणग्रस्त, गैर कृषक मतलब ये क्या बन गए, कृषक से गैर कृषक बन गए, बटाईदार किसान बन गए। ये था यहाँ तक का। अब मैं आपको ये बता दिया, अब इनको बताऊंगा कि भाई क्या इनके परिणाम रहे और क्या ये सब जो है इनके सकारात्मक भी कुछ पहलू रहे कि भाई हमारे कृषि में भाई कृषि को एक नई दृष्टिकोण मिली, तो सब पढ़ेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, सब आगे इनका क्या क्या असफल होने का कारण अगर हम जाने कि भाई साहब ये अगर तकनीक ला रहे तो क्या असफल होने का कारण कुछ जानते हैं, इसको थोड़ा मिटा देता हूं मैं। ठीक है, आई होप आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अगर लगातार आप समझ रहे हो, अगर शुरू से अंत तक, तो मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि आपका एक नजरिया डेवलप हो रहा है। ये जब आपका कोई भी क्वेश्चन या कोई भी क्वेश्चन के आंसर के प्रति नजरिया डेवलप्ड हो जाएगा ना, आपका दृष्टिकोण, तो आपको सबसे बड़ी हेल्प करेगी। तो क्योंकि आंसर अगर आपको लिखना है, आंसर राइटिंग करनी है, तो आपको पहले बस सोच विकसित करनी पड़ेगी। और सोच अगर आप लिंक करके विकसित कर रहे हैं, भाई ये कैसे हुआ, ये कैसे, आपकी देखो पढ़ाई मैं भी बता रहा हूँ, पढ़ाई एक ऐसी चीज है ना, अगर जिस पढ़ाई से आपकी सोच विकसित नहीं हो रही ना, दिमाग नहीं चल रहा या दिमाग का विकास नहीं हो रहा, वो पढ़ाई बेकार है। अगर आप आइडियोलॉजी लगा रहे हो भाई कैसे ये कैसे ये कैसे, फिर तो ठीक है, रट्टा मार कहानी, कोई आज तक कोई कामयाब नहीं हुआ और नहीं होगा। तो आपको देखिए कैसे करें, तो कामयाबी मिलना ना मिलना अलग सी बात है, आपको एक तरीके, एक ट्रैक के ऊपर चलना है। ट्रैक सबसे इंपॉर्टेंट होता है, अगर उस ट्रैक पे चलते हैं तो आई होप, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, मैं क्या, दुनिया का हर इंसान बोल सकता है कि आप कभी आपका नाकामयाबी नहीं मिलेगी, कामयाबी ही मिलेगी। आप अपने रास्ते को चुनिए, फल का इंतजार मत करिए, फल का प्रतीक्षा मत करो, तो मिल ही जाएगा अगर आप सही रास्ते से चल रहे हैं, सही स्ट्रेटेजी के साथ। तो अब हम इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर, भाई अगर हम जाने कि ऐसा क्या कारण थे कि भाई ये सारे परिणाम इनके नकारात्मक हो रहे, क्यों ये सब, मतलब इन्होंने मतलब जो नई नई पॉलिसी लाई, अस्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त, इन्होंने नकदी फसलें, भाई अगर आप सोचो ये तो अच्छी चीज है ना, कमर्शलाइजेशन ऑफ, अभी की सरकार जो आप देखोगे, अभी जो गवर्नमेंट है,
ये गवर्नमेंट जो भी अभी जो आफ्टर इंडिपेंडेंस हम क्या करें, मॉडर्नाइज एग्रीकल्चर को क्या कर आधुनिक कृषि बनाना चाह रहे हैं, तो वो अंग्रेज पहले कर चुके। लेकिन ऐसा क्या कारण रहे जो अंग्रेज के समय वो किया गया वो असफल साबित हुआ, उसका नकारात्मक परिणाम हो, तो उनको थोड़ा जानते हैं। मतलब ऐसा क्या, मतलब असफल होने का ये क्या कारण रहे? अगर मैं बोलूं ये सारे पॉलिसी असफल होने के कारण, असफल होने के कारण, देखो आपको कहीं से भी सवाल पूछा जा सकता है। पहले अगर जाने तो भाई हमारे जो किसान थे, किसान जो उस समय थे, उस समय किसान गरीब हुआ करते थे। उस समय गरीब किसान जो हुआ था ना, गरीब हुआ करते थे। और अंग्रेजों की व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं, मतलब वो जो कोई भी पॉलिसी लाते तो वही ठोस, वही कड़कपंथी की तरह, मतलब लागू करना है तो लागू करना चाहिए, लाठी चलाए गोली चला, भाई आपको जो कानून आए लागू करो, किसी का सलाह मशवरा नहीं करते थे। तो किसान उस समय गरीब हुआ करते थे और अंग्रेजों का जो व्यवहार था वो बिल्कुल ही मतलब अच्छा नहीं था, मतलब नकारात्मक बोल सकते हो। तो अंग्रेजी व्यवहार अगर मैं बोलूं इनकी जो हर एक पॉलिसी में क्या होता था, अगर मैं इनको बात करूं, अगर फसल का उचित मूल्य ना मिलना, फसल का उचित मूल्य ना मिलना, क्या होता था कि जैसे फसलें उगवा लिया और बोला कि भाई आपको खरीदने वाले यही लोग और आपको इसी के साथ बेचना है, आपको जैसे भी हो बेचे तो बेचो। तो इस स्थिति में क्या होता था, अक्सर कोई भी किसान हो या कोई भी इंसान हो, मतलब कोई भी किसान हो, तो क्या करेंगे, वो मजबूरी बेचना पड़ेगा। अगर 5 रुपए लियो तो भाई 5 रुपए बेचो। इस वजह से वो क्या हो जाता था, हमेशा उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता था, सारा का सारा दिक्कत कृषक के ऊपर आ जाता था और ऑटोमेटिक देखेंगे तो फसल का उचित मूल्य नहीं मिल पाता था। ये थे इनके नकारात्मक और किसान उस समय गरीब, उनकी जो व्यवहार में भी मतलब परिवर्तन नहीं था, उनकी जो व्यवहार में परिवर्तन नहीं था। अगर हम बोले तो उस समय उचित संसाधन साधनों का अभाव, उचित संसाधन या तकनीक भी बोल सकते हो। देखो ये थे आपके असफल होने के कारण। क्या ये 3-4 ही पॉइंट है, लेकिन आप एक्स्ट्रा और जोड़ सकते हो आगे पीछे करके इंटरनेट से देखकर। क्या हुआ असफल होने के, किसान गरीब थे उस समय। क्या गरीब इंसान, क्या आपको एक भाई एक समय पर अपनी रोजी रोटी संभालेगा, भाई वो नकदी फसल अच्छा खासा कैसे उगा सकता है जब उनके पास खाने के लिए रोटी नहीं है, चावल नहीं है, मतलब अनाज नहीं है, तो वो कैसे नकदी, मजबूरी उगाएगा। तो फसल आपको जो उसको चाहिए वो नहीं हो पाया और इसलिए ये फेल हो गए, गरीब थे किसान। तो अमीर लोग ही नकदी फसल उगाया था। अभी भी मैं बता रहा हूँ, किसान इंडियन एग्रीकल्चर में देखिएगा, अगर गांव में आप जाते हैं तो भाई जिसके पास 4, 5, 10 बड़ा अच्छे खेत है, तो एक खेत में भाई खाद्यान्न फसलों करेंगे 3-4 खेतों में, और एक खेत में नकदी फसल, जैसे गन्ना हो गया, चाय की खेती हो गया, जैसे कॉफी हो गया, जो भी हो नकदी फसल जो उचित मूल्य मिल सके वो करते हैं। तो उस समय फैला था। और अंग्रेज का व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं। भाई साहब हमें आप सरकार हो, सरकार बन के रहो, मेरे को गुलाम क्यों बना रहे हो, ठीक है ना। ये व्यवहार बहुत बेकार था। कोई भी मतलब कठोर तरीके से लागू करना ये बिल्कुल ही बेकार था। और उचित संसाधन नहीं हुआ करते थे उस समय, ठीक है ना। अगर ये तकनीक बोले तो भाई अच्छे संसाधन भी तो हो, नहीं हुए। तो इनके परिणाम क्या हुआ, अगर हम परिणाम की बात करें तो परिणाम क्या हुआ, देखो अगर हम इसको परिणाम पे बात करें, क्या हुए परिणाम इनके एग्रीकल्चर मतलब वाणिज्यकरण के परिणाम क्या हुआ। अगर मैं बोलूं इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर, इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर क्या हुआ, देखो अगर पहला बात करें तो भाई जो होता है ना असमानताएं में बढ़ोतरी हुई।
असमानताएं बढ़ी। अगर हम बात करें किसमें, असमानताएं समानता, असमानता को हम दो चीज में देंगे, एक तो गरीब और गरीब हुए, गरीब हो गए, ठीक है ना, और अमीर और अमीर हुए, अमीर हो गए, ठीक है। असमानता में गरीब और अमीर होते चले गए। आपको अच्छे से नोट डाउन कैसे, तो मैंने डिफाइन कर दिया। अगर गरीब और अमीर, और उससे मैं देखो इसमें क्या था, इसमें कृषक जो किसान खेतीहर जो कृषक थे, किसान जो थे, ये खेतीहर किसान से, किसान से गैर खेतीहर बन गए या बटाईदार। आप जो पट्टे पे जो काम कराते थे, जिसके पास खेती बाड़ी अच्छी हुआ करती, लेकिन इन्होंने ऋण की वजह से, ऋण जाल की वजह से ये खेती बाड़ी में फंस गए और ऋण ग्रस्त हो गए, ठीक है ना, गैर कृषक हो गए। किसान, अगर मैं बात करूं, किसान ऋणग्रस्त, जो ऋणग्रस्त हो गए, ठीक है। जो किसान हुआ करते थे वो ऋणग्रस्त हो गए, ठीक है। अपनी खेती बाड़ी में सही से वो योगदान दे नहीं, मतलब उनके जो खेती थे वो खेती छिन गई, और खेती से एक मतलब इतने ऋण जाल में फंस गए, फाइनली वो खेती गैर कृषक हो गया और ऋणग्रस्त हो गया। अगर इनकी बात करें फायदा, तो इनका फायदा जो बोल रहा था, इनकी अगर कमर्शलाइजेशन का फायदा, अंग्रेजों को इनका फायदा अंग्रेजों को भरपूर मिला, ठीक है ना उनको। और हमारे जो कृषि से रिलेटेड जो भी इंडस्ट्री थी वो खत्म हो गया, जो भी अब छोटे छोटे स्मॉल इंडस्ट्री हुआ करते थे जो कृषि पे आधारित थी, वो भी खत्म हो गए। और हम इससे क्या हुआ, इससे परिणाम क्या हुआ, आप देख सकते हो, अकाल पड़ी। इससे क्या हुआ, सबसे बड़ी बात तो अकाल पड़ी। जैसे 1776 से लेकर 78 के बीच में बंगाल में भीषण अकाल, ठीक है। बंगाल में आप देख सकते, बंगाल इधर बिहार भी और उड़ीसा वाला क्षेत्र भी, सारे क्षेत्र में और देश के कई कोने तक अकाल पड़े। और इस अकाल के परिणाम क्या हुए, कई लोग लाखों लोग मारे गए। ये इसके इम्पैक्ट रहे, ठीक है, आप देख सकते हो, ये सारे इम्पैक्ट हैं, ठीक है। असफलता कैसे, असमानताएं बढ़ी, अधिकतम फायदा किसका हुआ, दंडनीय प्रथा। और एक और चीज लिख सकते हो, लिख लो, दंडनीय प्रथा विकसित हुई। अगर मैं लिख सकूं यहाँ पे, दंडनीय प्रथा विकसित, ठीक है। अगर बोलो जमींदारी प्रथा विकसित, ठीक, जमींदारी प्रथा, ठीक है। साहूकार
साहूकार भी एक आप समझ सकते हो उनका नेगेटिव इम्पैक्ट माना जाता है। साहूकार भी उनको ऋण देते थे और उनको खाते पे अपनी मर्जी से अधिक उस पर चढ़ाते जाते थे। और एक दिन जब अगर अब कोई किसान तो उस समय पढ़े लिखे नहीं हुआ करते, वो कलम उसको दिखाते भी नहीं हुआ देते थे। अगर आप मैं एक मूवी बता रहा हूँ, द मदर इंडिया, जो हमारी सबसे अच्छी मूवी मानी जाती है, ऑस्कर अवार्ड के लिए भी नॉमिनेट हुई थी, मतलब वो मूवी संजय दत्त और नरगिस की। और उसमें देखोगे साहूकार जो होते थे खासकर अपना जो खाता दिखाते नहीं कोई किसानों को, और अपने मर्जी से चढ़ाते रहते। देखना आप वो मूवी को देखना तो आपको ये साहूकार वाला व्यवस्था पूरा सिस्टम हो जाएगा क्या होता है, ठीक है। तो ये सारे इसके नेगेटिव इम्पैक्ट रहे हैं, आप समझ सकते हो। दास प्रथा भी आप देख सकते हो, दास प्रथा भी अलग अलग तकनीक से विकसित हुई थी। ये नकारात्मक परिणाम हुए थे। अब इनका कुछ सकारात्मक परिणाम भी हम देख लेते हैं, क्योंकि और अगर मैं बोलूं, इस पे आधारित एक पुस्तक थी जो इन पे आधारित एक पुस्तक नील दर्पण, ठीक है। नील दर्पण है दीन बंधु ने लिखा है। आप इस पे ही आधारित है, अब लिखिएगा, फैक्ट के लिए बहुत अच्छी बुक है। तो अब अगर मैं अगर ये नकारात्मक परिणाम है, अगर मैं इनके ये सब सारे जो मैं लिखवा रहा हूँ ये नकारात्मक परिणाम है। क्या है? नकारात्मक परिणाम, ठीक है। नेगेटिव इम्पैक्ट में ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब हम पॉजिटिव इम्पैक्ट देखते क्या है, क्या इनके मतलब फायदे नजर आए, आप देख सकते हैं। अगर मैं थोड़ा सा, क्योंकि आप देखो और जब भी आंसर राइटिंग करोगे तो ये सारे बुलेट पॉइंट बहुत आपको क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि इसी से आप आंसर राइटिंग में कुछ आगे अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। अगर सकारात्मक परिणाम देखें, सकारात्मक परिणाम, तो सकारात्मक परिणाम में बोलूं, कृषि अर्थव्यवस्था, जो कृषि जो था हमारा, जो कृषि करने की जो तकनीक में परिवर्तन, कृषि करने की तकनीक में परिवर्तन आप समझ सकते हो। और भी लिख सकते हो, जैसे कृषि का कृषि का जो उत्पादन, जो कृषि का उत्पादन व्यापारिक दृष्टिकोण, ठीक है ना। कृषि का जो उत्पादन व्यापारिक दृष्टिकोण से मतलब सोच में बदले हुआ। पूंजीवादी जो हम कृषि कर रहे थे उस समय क्या था? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का चलन, ठीक है। कृषि का जब वाणिज्यीकरण हुआ, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का चलन। अगर हम अगला देखें, वस्तु विनिमय में परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन? मुद्रा का चलन, ठीक है। मुद्रा का चलन हुआ। सड़क, रोड, जैसे रोड, रेलवे, ठीक है।
सड़क, रोड, रेलवे, इन सबों का चलन हुआ। शिपिंग, तो ये सारे हमारे मतलब जो सोच में परिवर्तन हुए और काफी अच्छे मतलब जो मैंने बताया है, अगर इनको नोट डाउन करेंगे और एग्जाम में लिखेंगे तो काफी अच्छे पॉइंट्स सब है। ये इतने बढ़िया, अगर इनको दोबारा बार बार अब इनको देखेंगे, इनको पढ़ेंगे तो है बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ये मैं जो बता रहा हूँ आपका वो चीज है जो आप जब एग्जामिनेशन करोगे, आंसर राइटिंग करोगे या कोई भी कंपटीशन एग्जाम किसी भी प्रकार को, वनडे हो या सिविल सर्विस रिटर्न हो, चाहे एनडीए हो, कोई भी एग्जामिनेशन, ये आपकी सोच में विकसित करे। देखो जीके पढ़ने का, जीएस पढ़ने का एक अच्छा ट्रिक बताऊं तो वो ये एक ऐसा ट्रिक है जब आप लिंक बाय लिंक पढ़ते हैं और आपकी सोच अलग डेवलप्ड होती है। आप एक टॉपिक पढ़े और आपका डेवलप्ड हो रहा है। देखो अगर इनके इम्पैक्ट पड़े, सकारात्मक परिणाम देखें तो सकारात्मक परिणाम में क्या है, तो आप देखोगे भाई कृषि की तकनीक में परिवर्तन हो गई, कृषि का उत्पादन मतलब जो हमारा कृषि जो का उत्पादन का व्यापारिक दृष्टिकोण, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का चलन, ठीक है, रोड, रेलवे, शिपिंग, ये सारे चीजों का बढ़ावा मिला। उनके नेगेटिव, जब भी आप लिखो तो उसके नेगेटिव और पॉजिटिव इंपैक्ट जरूर डालना, क्योंकि हर एक पॉलिसी गवर्नमेंट लाती है तो उसका पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट रहता है। तो आई होप इसको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक अगला, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया जिसे माना जाता है दादा भाई नौरोजी, उनके बारे में पढ़ेंगे और उनकी जो पॉलिसी लंदन जो में जाकर कैसे उन्होंने अपनी भाषण दिया था इंडियन ब्रिटिश रूल के बारे में, कैसे इंडिया पे शासन हुआ जा रहा, और उन्होंने धन बहिर्गमन सिद्धांत, ड्रेन और वेल्थ की थ्योरी दी थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काफी एग्जाम में पूछा जाता है, तो हम पढ़ेंगे फैक्चुअल दृष्टिकोण से भी और रिटर्न दृष्टिकोण से भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको अच्छे समझ में आएगा। थैंक यू वेरी मच।